हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इसी लास्ट क्लास में हमने 15 तक टर्मिनोलॉजी है जो कवर कर चुके हैं जो अकाउंटिंग के अंदर यूज़ होती हैं। अगर अभी तक लास्ट क्लासेस आपने नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है हमारे पास सेल। सेल का मतलब क्या होता है कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देना गुड्स और सर्विसेज की कस्टमर को प्राइस के बदले। जैसे एग्जांपल के लिए कि तरुण ने कंप्यूटर सेल कर दिया वरुण को। तरुण कौन है यहाँ पे? सेलर। वरुण कौन है यहाँ पे? जो खरीद रहा है, परचेजर। तो जब तरुण ने सेल किया कंप्यूटर वरुण को, तो वरुण ने क्या फ्री में खरीदा? ये नहीं। तो वरुण को क्या करना पड़ेगा? अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो जो वरुण अमाउंट पे करके कंप्यूटर को लेगा तो उस केस में तरुण क्या करेगा? कंप्यूटर की जो ऑनरशिप होती है वो ट्रांसफ़र कर देगा वरुण को। जैसे यहाँ पे दो पर्सन है, एक है तरुण, दूसरा है वरुण। तरुण ने क्या किया? कंप्यूटर को सेल कर दिया। कंप्यूटर सेल किए, वरुण क्या करेगा? इसके बदले प्राइस पे करेगा। तो तरुण ने जब वरुण को कंप्यूटर सेल किया तो वरुण ने कंप्यूटर के बदले प्राइस पे कर दिया और तरुण ने कंप्यूटर की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र कर दी। किसको? तरुण ने वरुण को ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी। तो इस केस में क्या कहलाएगी? ये सेल्स कहलाएगी। सेल्स टर्म सिर्फ उन्हीं केस में इस्तेमाल की जाती है जिस गुड्स को परचेज किया जाता है आगे रीसेल करने के पर्पज़ से। जैसे यहाँ पे गुड्स परचेज की आगे रीसेल कर दी तो ये सेल्स कहलाएगी। अगर गुड्स परचेज करके खुद यूज़ कर ले तो उस केस में वो सेल्स नहीं है। अगर खुद गुड्स को परचेज करके आगे रीसेल कर दे तो वो सेल्स कहलाएगी। जो सर्विस रेंडर करने के बदले अमाउंट रिसीव होती है उसको भी रिवेन्यू के अंदर शामिल किया जाता है। जो सेल्स है इसका यूज़ हम सेल ऑफ असेट के लिए नहीं करते, सेल ऑफ गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है इसे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर क्लॉथ डीलर ने क्लॉथ सेल की है तो ये सेल कहलाएगी। अगर सेम क्लॉथ डीलर ने ओल्ड फर्नीचर या फिर टाइपराइटर को सेल कर दिया तो वो सेल नहीं कहलाएगी, वो सेल ऑफ असेट कहलाएगी। जो सेल्स है इसके अंदर दोनों ही सेल को शामिल किया जाता है, कैश सेल को भी और क्रेडिट सेल को भी। सेल्स रिटर्न क्या होती है? जो क्रेडिट में सेल किया गया था कस्टमर को गुड्स, अगर कस्टमर ने वो गुड्स को वापस कर दिया तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है और इसका अनदर नेम होता है रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। जो स्टॉक है इसके अंदर शामिल किया जाता है उन गुड्स के जिसको परचेज किया जाता है आगे रीसेल करने के पर्पज़ से। तो जितने गुड्स टोटल परचेज किए जाते हैं रीसेल करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो सारे गुड्स एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान सेल हो जाए। उसमें कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जो सेल नहीं हो पाती अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, तो उसे अनसोल्ड गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। जो स्टॉक होता है ये दो तरीके का होता है, एक आता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? ये ऐसा स्टॉक जो अकाउंटिंग पीरियड की बिगिनिंग में पड़ा होता है। ओपनिंग यानी कि जो स्टार्टिंग में है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड को, उसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बच जाता है स्टॉक उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है जो ये स्टॉक से बड़ी टर्म है क्योंकि स्टॉक के अंदर तो सिर्फ हमने फिनिश गुड्स को शामिल किया है, बल्कि इन्वेंट्री के अंदर हम इन्वेंट्री है जो रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का और स्टॉक इन ट्रेड को भी हम शामिल करते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है? जिसे हम कच्चा माल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कपड़ा बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है कॉटन की, तो जो कॉटन परचेज किया जाता है वो रॉ मटेरियल कहलाता है क्योंकि कॉटन के ऊपर फर्दर प्रोसेस करके जो कपड़ा है वो तैयार किया जाता है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल में किसे शामिल किया जाएगा?
इसमें उस इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल को हम इंक्लूड करेंगे जिस रॉ मटेरियल को परचेज किया गया था यूज़ करने के लिए, कि ताकि इसका हम यूज़ करके रॉ मटेरियल का आगे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें। लेकिन अभी ये रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है जो अनयूज्ड पड़ा है, इसका यूज़ नहीं हो पाया, तो उसे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जो क्लॉथ मिल होती है, जो कपड़ा बनाने वाली मिल होती है, उसमें जो कॉटन होता है, कॉटन रॉ मटेरियल होता है, तो कॉटन का जो बच गया है इन्वेंट्री, उसे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहेंगे। रॉ मटेरियल के बाद आती है वर्क इन प्रोग्रेस। जब हम रॉ मटेरियल को लेके आते हैं, उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस करते हैं, तो उसे वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी काम क्या प्रोग्रेस में चल रहा है, बीच में आती है स्टेज। पहले रॉ मटेरियल आते हैं, फिर वर्क इन प्रोग्रेस आती है, फिर लास्ट में जाके गुड्स फिनिश गुड बनती है। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है ये बीच का पार्ट होती है। इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल का जो आता है खर्चा वो भी वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर शामिल करके हम जो कॉस्ट आती है वर्क इन प्रोग्रेस की वो कैलकुलेट करते हैं। इसे हम पार्शली फिनिश गुड्स भी बोलते हैं। इस इन्वेंट्री में हम पार्शली फिनिश गुड्स को जो शामिल करके चलेंगे, यानी कि ऐसी गुड्स जो अभी सेमी फिनिश है, यानी कि प्रॉपर पूरी फिनिश नहीं हुई है, सेमी फिनिश है, जब इसके ऊपर अभी फर्दर काम करना बाकी है इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। इस गुड्स के ऊपर अभी फर्दर प्रोसेसिंग करनी बाकी है ताकि इसे कन्वर्ट किया जा सके फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। जब हम वैल्यूएशन करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का, तो उसमें जो रॉ मटेरियल की वैल्यू होती है वो भी यूज़ की जाती है, और कॉस्ट ऑफ लेबर, पावर, फ्यूल और अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी हम प्रोपोर्शनेट बेस पे शामिल करके चलते हैं। जैसे क्लॉथ मिल का एग्जांपल लिया था कि इसमें जो कॉटन था, कॉटन क्या था, रॉ मटेरियल था, तो कॉटन का जो इन्वेंट्री था वो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहलाया। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के केस में क्या होगा कि कॉटन का यूज़ करके आगे धागा बना लिया गया, थ्रेड बना लिया गया, तो जो थ्रेड है उसका जो इन्वेंट्री होगा वो क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और इसमें शामिल करेंगे जो अनफिनिश्ड क्लॉथ है, यानी कि अभी फिनिश क्लॉथ नहीं बना, उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर के यूज़ करने के लायक हो चुके हैं, वो फिनिश हैं, जिसे कंज्यूमर परचेज करके कंज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पे फिनिश गुड्स के अंदर उन इन्वेंट्री को शामिल करेंगे जो बिल्कुल ही कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी हैं और वो सेल करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अभी तक वो सेल नहीं हो पाई हैं, अनसोल्ड रह गई हैं अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में, तो उसे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कहा जाएगा। जैसे क्लॉथ मिल के केस में जो वैल्यू होती है क्लॉथ की, यानी कि जो फिनिश गुड्स हो गई है, पूरा कंप्लीट हो चुका कपड़ा बन के, तो जो फिनिश क्लॉथ है उसकी वैल्यू को हम शामिल करके चलते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स के अंदर। नेक्स्ट आते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड के अंदर उन गुड्स को शामिल किया जाता है जो परचेज की गई थी रीसेल करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो जब भी हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कंप्लीट लिस्ट होगी सभी आइटम की जो गोडाउन के अंदर है, प्लस जो इतनी क्वांटिटी कितनी है उनकी वो सब प्रिपेयर की जाएगी, यानी कि जो आइटम कितनी है गोडाउन में और कितनी उनकी क्वांटिटी है, दोनों को हम प्रॉपर तरीके से लिस्ट बना करके प्रिपेयर करेंगे। और हम अलग से लिस्ट तैयार करेंगे कि कितना रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स है और स्टॉक इन ट्रेड है। तो जब ये लिस्ट तैयार की जाएगी तो इसे स्टॉक टेकिंग कहा जाएगा। तो जब हम इन्वेंट्री की लिस्ट तैयार करेंगे तो इन्वेंट्री के अंदर किन गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसमें हमारे पास गिवन है गुड्स, ऐसी गुड्स जो सेल की गई है लेकिन अभी डिलीवर नहीं की गई, तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन्वेंट्री के अंदर। और सेकंड, ऐसी गुड्स जो परचेज भी की जा चुकी है, रिसीव भी की जा चुकी है, लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया परचेज बुक में, तो इन्हें हम इन्वेंट्री के अंदर शामिल नहीं करेंगे। किन गुड्स को हम शामिल करेंगे इन्वेंट्री के अंदर? अगर गुड्स सेंड कर दी गई कस्टमर को सेल द्वारा या फिर रिटर्न बेसिस पे, उसे शामिल किया जाएगा।
ऐसी गुड्स जो सेंड की गई है एजेंट को सेल करने के लिए, लेकिन अभी तक वो अनसोल्ड है, तो इन्हें हम इन्वेंट्री की लिस्ट में शामिल करेंगे। तो जब भी हम इन्वेंट्री को लेंगे तो कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे कि कॉस्ट प्राइस और रिलायबल वैल्यू दोनों में क्या करना है, जो कम वैल्यू होगी उसको लिया जाएगा। यानी कि जब भी हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में जो कम होगी उस पर हम वैल्यू लेंगे इन्वेंट्री की। अब डिस्टिंक्शन क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या होता है स्टॉक और इन्वेंट्री के अंदर। स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ जो फिनिश गुड्स होती है उनको शामिल किया जाता है, यानी कि स्टॉक रेफर ओनली टू द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, यानी कि इसमें सिर्फ वही गुड्स शामिल की जाती हैं जिनको परचेज किया गया था कि रीसेल करने के लिए, लेकिन अभी वो अनसोल्ड हैं, बिकी नहीं है और अकाउंटिंग पीरियड भी आ चुका है, एंड हो चुका है। जबकि इन्वेंट्री की एक वाइडर टर्म होती है जिसके अंदर स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। स्टॉक में तो सिर्फ कौन सी गुड्स आती हैं, फिनिश गुड्स आती हैं, जबकि इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक को भी शामिल किया जाता है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल को भी, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स को भी, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स को और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। यानी स्टॉक तो सिर्फ किस चीज़ का स्टॉक है, फिनिश गुड्स का, जबकि इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक सबको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है ट्रेड रिसेबल। ट्रेड रिसेबल्स कौन से होती हैं? ट्रेड रिसेबल में ये वो अमाउंट होती है जो रिसीव करनी होती है गुड्स को या फिर सर्विसेज को दे करके कंपनी ने जो अमाउंट रिसीव करनी है वो ट्रेड रिसेबल के अंदर आती है। ट्रेड रिसेबल के अंदर डेटर और बिल रिसेबल दोनों को शामिल किया जाता है। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं उन पर्सन को, उन फर्म को जिनको गुड्स सेल की गई है या फिर सर्विस रेंडर की गई है, लेकिन क्रेडिट पे की गई है, उधार पे की गई है, अभी तक अमाउंट है जो उनसे रिसीव नहीं हुआ, उसे डेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर गुड्स सेल की गई 50,000 की मोहन को उधार पे, तो मोहन क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा बिजनेस के लिए। तो जब तक मोहन पूरी अमाउंट यानी कि 50,000 पे नहीं कर देता तब तक मोहन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर रहेगा। नेक्स्ट टर्म आती है बिल रिसेबल। बिल रिसेबल का मतलब क्या होता है कि जब भी सेलर गुड्स सेल करते हैं उधार पे बायर को, तो उस केस में सेलर ड्रॉअर कहलाते हैं और बायर ड्रॉई कहलाते हैं। तो सेलर क्या करते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है और भेज देता है ड्रॉई के पास यानी कि बायर के पास। जब बायर रिसीव करता है बिल को, बिल ऑफ एक्सचेंज को, और उसे एक्सेप्टेंस दे देता है, तो ये बिल एक्सेप्टेंस करने के बाद किसके पास भेजा जाता है? सेलर के पास। तो ये बिल क्या कहलाता है सेलर के लिए? बिल रिसेबल कहलाते हैं, क्योंकि सेलर को इस बिल के ऊपर क्या होनी है? अमाउंट रिसीव होनी है, किससे? बायर से। तो जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बायर की एक्सेप्टेंस आई, वैसे ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जो बिल रिसीवेबल बन जाता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल ये ऐसी अमाउंट होती है जो भी पेबल है, यानी कि बिजनेस ने उधार पे गुड्स खरीदी या फिर सर्विस ली, लेकिन अभी तक उसका अमाउंट पे नहीं किया, उसे ट्रेड पेबल के अंदर शामिल करेंगे। ट्रेड पेबल में इंक्लूड किया जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट करते हैं उन पर्सन को, उन फर्म को जिससे गुड्स सर्विसेज परचेज की गई थी उधार पे, लेकिन अभी तक उनको पेमेंट है जो नहीं की गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए फर्म ने गोविंद से परचेज किए गुड्स 50,000 की उधार पे, अभी तक अमाउंट पे नहीं की है, तो फर्म के लिए गोविंद क्या कहलाएगा? ये क्रेडिटर कहलाएगा, ये लायबिलिटी है फर्म की। तो जब तक फर्म फुल अमाउंट पे नहीं कर दे गोविंद को, तब तक फर्म के लिए गोविंद क्या रहेगा? क्रेडिटर रहेगा। नेक्स्ट टर्म आते हैं बीपी यानी कि बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में क्या होता है कि जब बिजनेस परचेज करते हैं लेकिन उधार पे, मान लो यहाँ पे मिस्टर ए से परचेज किए गुड्स उधार पे, तो बिजनेस क्या कहलाएगा इस केस में? ड्रॉई। और
मिस्टर ए क्या कहलाएगा, ड्रॉअर। तो मिस्टर ए ने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा और भेज दिया किसके पास, बिजनेस के पास। बिजनेस ने क्या किया, उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक्सेप्टेंस दी और रिटर्न कर दिया किसको, मिस्टर ए को। तो जैसे बिजनेस ने बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दी तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो बिल्स पेबल बन गया। क्यों, क्योंकि बिजनेस को जो फ्यूचर डेट के अंदर सर्टेन अमाउंट है जो वो पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आते हैं गुड्स। गुड्स के अंदर हम इंक्लूड करेंगे उन सभी थिंग्स को जिसे परचेज किया गया है लेकिन आगे रीसेल करने के लिए। परचेज करके आगे क्या कर देना, उसको रीसेल कर देना है, तो ये क्या कहलाएगी, गुड्स कहलाएगी। अनदर केस आते हैं या फिर ऐसी थिंग्स जिसको यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाएगा, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, फिनिश गुड्स को, और फिर उसके बाद इस फिनिश गुड्स को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो इसे भी हम गुड्स के अंदर शामिल करेंगे। यानी गुड्स के अंदर हम किसे शामिल करेंगे, ऐसी थिंग्स जिसे परचेज किया गया आगे रीसेल करने के लिए गुड्स कहलाएगी। ऐसी थिंग्स जिसका यूज़ करके फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस किया गया ताकि आगे सेल किया जा सके तो उसे भी हम गुड्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक फर्नीचर डीलर है। फर्नीचर डीलर का काम क्या है, फर्नीचर को परचेज करना और आगे सेल करना। तो जब फर्नीचर डीलर ने जो चेयर्स हैं, जो टेबल्स हैं परचेज की और आगे सेल कर दी, तो इसके लिए क्या है, ये चेयर और टेबल गुड्स है। वहीं अदर पर्सन के लिए क्या कहलाएगा, ये फर्नीचर, क्योंकि अगर मेरा काम क्या है, चेयर और टेबल को परचेज करना और आगे रीसेल कर देना, तो मेरे लिए गुड्स है। अगर मैं इसी चेयर और टेबल को परचेज करती हूँ और अपने लिए यूज़ करती हूँ तो मेरे लिए क्या है, ये फर्नीचर है। ऐसे स्टेशनरी ट्रेडर के लिए जो स्टेशनरी है वो गुड्स है, जबकि अदर्स के लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये अकाउंटिंग टर्म बनती थी। टोटल 21 अकाउंटिंग टर्म हम कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस के अंदर जिसकी रिमेनिंग ऑलरेडी कवर की गई अकाउंटिंग टर्म अगर कवर नहीं की तो आप ज़रूर कवर कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में इसकी जो रिमेनिंग अकाउंटिंग टर्म है वो कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।